हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर 300 सब्सक्राइबर्स। इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन क्लास 12th वालों का है, जो प्रैक्टिकल्स और असाइनमेंट्स लिखने के लिए हमसे कनेक्ट हुए थे। एग्जैक्टली एक साल पहले जनवरी में मेरे भी प्रैक्टिकल्स चल रहे थे। मैं भी प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल्स इन सबको कंप्लीट कर रहा था। एंड तब मैंने नोटिस किया कि एक प्रॉब्लम जो हम सब फेस कर रहे थे वो थे ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि वो बुक्स में तो होते नहीं हैं एंड इंटरनेट पर ढूंढना एट दैट टाइम जब आपका साइमल्टेनियसली प्री बोर्ड और वाइवा चल रहा है और एक तरफ आप ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर रहे हो, ये थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता था। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इन सारे प्रैक्टिकल्स को ईजिली अवेलेबल करा दूंगा फॉर फ्यूचर बैचेस। दैट्स वाई आई अपलोडेड इट ऑन द यूट्यूब एंड माई वेबसाइट एंड ऑन टेलीग्राम, कि जहाँ से तुमको मिले ढूंढ के लिख के ख़त्म करो, ठीक है, और जो अपना मेन एग्ज़ाम है उस पर फोकस करो। एंड अब लग रहा है कि यार इट वर्कड, इट रियली हेल्प्ड स्टूडेंट्स। सो अब बात करते हैं जेई मेंस के बारे में। सो शुरू से स्टार्ट करते हैं। 10 जनवरी को सिटी स्लिप आया। आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि यार लास्ट डे मिला है। अच्छा, मेरा एग्ज़ाम था 29 जनवरी शिफ्ट 2। सो मैं बहुत खुश था कि चलो एक हफ़्ता एक्स्ट्रा मिल गया रिवीजन के लिए, मज़ा आएगा। ठीक है, बट मुझे नहीं पता था कि जब आपके पास ज़्यादा दिन अवेलेबल होते हैं तो कन्फ्यूज़न एंड एंग्जाइटी और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लाइक जितने ज़्यादा दिन अवेलेबल हैं उतने वेस्ट भी होंगे। ठीक है, लाइक अगर मैं आपको दिखाऊँ तो लिटरली दिस दिस मच ऑफ प्लानर आई मेड। ठीक है, इस बीच में लिटरली मैं प्लानर बनाता था एंड 2 दिन बाद फिर से चेंज। ठीक है तो मतलब लिटरली ऐसा हो रहा था, जैसे जैसे दिन कम हो रहे थे वैसे वैसे मेरे प्लानर से चैप्टर्स डिलीट हो रहे थे कि चलो भाई अब इतना ही टाइम बचा है, अब ये चैप्टर नहीं हो पाएगा, इसको छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एंड लिटरली हर 2 दिन पे मैं चेंज करते जा रहा था, अगर तुम देखोगे तो। एंड जब लास्ट के 4-5 दिन बचे तब मैंने डिसाइड किया कि अब कोई नया चैप्टर नहीं करना। ठीक है, जो भी बोलते हैं हाई वेटेज, जो सब लोग बोलते हैं हाई वेटेज कर लो, हाई वेटेज टाइम ही नहीं था तो मैंने छोड़ दिया। एंड अच्छा हुआ छोड़ दिया, क्योंकि इस बार जेईई मेंस में प्रायोरिटी ऑर्डर को ध्यान में नहीं रखा गया है। ऐसे चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है जो कभी थे ही नहीं, मतलब जिनको लोग कंसीडर ही नहीं करते थे। हाँ, ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली फेल हुआ, लाइक इन माई शिफ्ट फ्लूइड्स रोटेशन इन सब के क्वेश्चन बहुत कम थे। ठीक है, बट एट द सेम टाइम जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं लाइक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इनसे क्वेश्चन था। ठीक है, एंड लिटरली ये तो हो गया भाई कन्फ्यूज़न। एंड एंग्जाइटी की बात करूँ तो ऐसा था कि मतलब मैं एक जगह बैठ ही नहीं पा रहा था मतलब मैं एक जगह ज़्यादा देर बैठ के रिवीजन कर ही नहीं पा रहा था। मैं बार बार उठ के टहलने लगता था एंड इन माई माइंड ओवर थिंकिंग, प्लानिंग, यही सब चीज़ें चल रही होती थी कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो कर दिया यही सब चीज़ें। एंड प्लानिंग भी चल रही थी साथ साथ कि चलो अब ये दिन बचा है, इस दिन ये कर लूँगा, इस दिन ये कर लूँगा, आज ये रिवाइज़ करूँगा, आज वो और ऐसे में ही मतलब पूरा टाइम वेस्ट हो रहा था। बट ऑफ कोर्स ये चीज़ें आप किसी को बताओगे तो वो बोलेगा कि झूठ बोल रहा है, एक्सक्यूज़ बना रहा है। एंग्जाइटी जैसी चीज़ एग्जिस्ट थोड़ी करती है ना। स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करो और क्या। बट सो मेरा एग्ज़ाम था 29 शिफ्ट 2। पेपर की बात करें तो पेपर वाज सम काइंड ऑफ, मतलब जैसा बोला गया कि लास्ट डे लास्ट शो है तो बहुत ही ज़्यादा टफ आ जाएगा। हाँ, मैं भी यही उम्मीद कर रहा था कि टफ आ जाए, है ना, परसेंटाइल अच्छी बनती है। बट ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, उतना भी टफ नहीं था। फिजिक्स वाज ईजी। ठीक है, फिजिक्स वाज ईजी। ऑफ कोर्स जेईई का एग्ज़ाम है तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके निकल जाएगा, बट जो ट्विस्ट किए गए थे क्वेश्चन में वो डुएबल थे। मैथ्स की बात करें तो 6-7 क्वेश्चन थे जो ईजी थे। ठीक है, लेंथी भी मैं नहीं बोलूँगा, ईजी। ठीक है, डायरेक्ट बन जाएंगे। हाँ, वेक्टर के जो क्वेश्चन थे, एक तो पता नहीं कौन बोलता है कि यूट्यूब और कौन बोलता है कि वेक्टर और 3D ईजी चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, और लोग पढ़ाते भी ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर है, और जब क्वेश्चंस उसके आते हैं तो इतना ज़्यादा घुमा करके आते हैं। लाइक ऐसा इक्वेशन लिख दिया जाएगा आपको वेक्टर का, उसको समझ ही नहीं आएगा कि शुरू कहाँ से करें। बट फिर भी लोग कहते हैं वेक्टर 3D ईजी चैप्टर है, कर लो। लोग करके जाते हैं, क्वेश्चन आता है, बस। उससे अच्छा है कि ऐसे चैप्टर्स करो जिससे सच में डुएबल क्वेश्चन आते हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स हो गया। बाय द वे, हाँ, स्टैटिस्टिक्स का जो क्वेश्चन था वो इस बार मैट्रिक्स के साथ मिला करके आया था। ठीक है, मैं भी स्टैटिस्टिक कवर करके गया था, बट उसका जो क्वेश्चन आया वो मैट्रिक्स के साथ क्लब करके आया था, वेरिएंस दिया था। अच्छा है। वैसे उम्मीद भी ऐसे ही क्वेश्चंस की जाती है इन जेईई काइंड ऑफ एग्ज़ाम्स। केमिस्ट्री में ना ट्रिकी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे। मतलब कुछ क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट बन जाते थे, ऑफ कोर्स केमिस्ट्री में तो डायरेक्ट ही बनते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस थे जो सच में लाइक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग थे। जैसे एक क्वेश्चन था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का स्टेटमेंट। एक क्वेश्चन था क्रोमेटोग्राफी का। पहला स्टेटमेंट दिया था कि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज थिन लेयर होता है। सेकंड स्टेटमेंट था कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में ऐसा होता है। अब ऑफ कोर्स दोनों चीज़ें सेम ही हैं। ठीक है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी को ही पेपर क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। तो इस लेवल पे मतलब ये लोग कंफ्यूज कर रहे थे। एक क्वेश्चन था आई थिंक फ्रीजिंग डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का, वो भी थोड़ा कन्फ्यूजिंग था। एक क्वेश्चन आया था कोऑर्डिनेशन का, शायद नहीं केमिकल बॉन्डिंग का। ठीक है, आयोनेशन एनर्जी के ऑर्डर का वैल्यूज़ दिया हुआ था, एंड उसमें पता नहीं एक दिया था कि इनमें से कौन सा जो है वो एपेटाइट फैमिली से बिलोंग करता है। अब एपेटाइट फैमिली क्या होता है ये तो पता ही नहीं। लाइक ग्रुप 15 में कौन सा एलिमेंट है जिसको एपेटाइट फैमिली कहते हैं, एकदम नया टर्म। अगर वो पता होता तो बन जाता क्वेश्चन। देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला जो चैप्टर है, वो चैप्टर मैं इतना अच्छे से प्रिपेयर करके गया था, बट उसमें क्वेश्चन क्या आया कि बताओ इनमें से जो है सो येलो कलर कंपाउंड कौन है। ठीक है, अब मैं बैठ के गया था कि अगर ये कलर एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये कलर एमिट होगा, है ना, वो जो एक सर्कल बनाया जाता है विथ क्योर का। सो
अब उसमें रिलेट ही नहीं हो पा रहा है कि भाई क्या करें, मतलब ऐसा कोई कंसेप्ट तो है नहीं कि देखो इतना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये कलर निकलेगा। अब वो तो डायरेक्ट मतलब हो गया डेटाबेस, रटना ही पड़ेगा उसमें। मैथ्स का जो सेक्शन बी था वो बहुत ज़्यादा टफ था, ठीक है। लाइक उसमें से मेरा एक ही शायद बना था सेक्शन बी से 5 में से। फिज़िक्स का सेक्शन बी ठीक था, ठीक है, मतलब हाँ जैसा होना चाहिए। एक तो सेक्शन बी जो न्यूमेरिकल है उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आते रहता है, मतलब जो उसमें वैल्यूज़ निकलते हैं वो निकलते हैं। लाइक एक क्वेश्चन का वैल्यू निकला था 274.9, ऐसा ही कुछ था, 275 उसका आंसर होता। बट वही होता है ना, इतनी बड़ी वैल्यू डालें कि नहीं डालें, निगेटिव नहीं डालेंगे, डालेंगे तो निगेटिव हो जाएगा। सो बाकी हाँ, एक इंसिडेंट हुआ, क्या बोलते हैं, 6 जनवरी के आसपास, ठीक है, 6 जनवरी को या शायद 5 जनवरी को, मैं ऐसे ही कुछ मुझे रिवाइज़ करना था, बट मैंने सोचा कि चलो अब आज का दिन बीत गया, मैं कल रिवाइज़ करूँगा, ठीक है। और कल क्या होता है, कल न्यूज़ आती है कि बिहार में ना भूकंप आ चुका है। लिटरली मतलब तो उस टाइम मुझे यार वो बचपन में जो हम लोग मुहावरा पढ़ते हैं हिंदी में कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय, भूकंप, सुनामी आएगी, पढ़ाई करेगा कब। ठीक है, सो दिस मुहावरा गॉट रियल, ठीक है, सच में रियल हो गया ये मेरे साथ। सो टोटल मैंने 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, जिनमें से 30 क्वेश्चंस पे मैं एकदम श्योर हूँ कि ये तो सही ही होंगे। एंड ये श्योरिटी भी एग्ज़ाम हॉल से निकलने के बाद पता चलती है। जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हो तब लाइक छोटे से कैलकुलेशन में भी ना मतलब 2-2 बार उसको करते हैं कि यार सही में सच तो मतलब ये गलत तो नहीं है। मुझसे क्वेश्चन बन रहा है तो कहीं मतलब गलत तो नहीं बन रहा है। एंड जब ईज़ी क्वेश्चंस आते हैं तब और ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है कि इतना ईज़ी क्वेश्चन है, क्या सच में ईज़ी है या फिर इसमें कुछ ट्विस्ट है। मतलब विश्वास नहीं होते रहता कि इतना ईज़ी क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ ट्विस्ट होगा। बट ऐसा नहीं होता है। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस एग्ज़ाम। अब 12 फरवरी को रिज़ल्ट आएगा, बट उसके बारे में सोच के ये 2 हफ्ते वेस्ट तो नहीं कर सकते, बिकॉज़ रिज़ल्ट तो एग्ज़ाम हॉल से निकलने के बाद ही पता चल जाता है कि हाँ भाई इस बार होगा या नहीं होगा, ठीक है। बट चलो ठीक है, अब जेईई मेंस 2 और सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी शुरू करनी है। वेल इस एग्ज़ाम के मतलब रिवीजन के दौरान मुझे कुछ ऐसे चैनल्स मिले जो मुझे आज तक पता ही नहीं था, ठीक है। मतलब चैनल तो पता था बट उसके इस प्लेलिस्ट के बारे में मुझे नहीं पता था। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मेरा बैकलॉग था, ठीक है, मैं उसको छोड़ के जाने वाला था, बट सडनली मुझे एक वीडियो रिकमेंड होता है पंकज सर का, वो उन्हीं के चैनल का है, पंकज सर के यूट्यूब चैनल का। उन्होंने 2021 में एक क्रैश कोर्स कराया था, उसका था। ऑलमोस्ट 1 घंटे का वो लेक्चर है, ठीक है, रिवीजन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, नाम रिवीजन है बट पढ़ाया पूरे डिटेल में है। मैंने वो लेक्चर ना कर लिया कि चलो छोड़ के जाएंगे, इससे अच्छा है कि कवर कर लेते हैं। एंड उस 1 घंटे के लेक्चर से मेरे एग्ज़ाम में डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट, लिटरली। सो अब जेईई मेंस 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। एक तो पता नहीं 28-29 वालों को कोई रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहा था। हमारा एग्ज़ाम भी नहीं हुआ था और इधर ये लोग स्ट्रेटजी वीडियोस लेकर के आ गए थे। लिटरली मतलब जितने भी चैनल्स हैं, मैथन गो, एटेम्प्ट, सब के वीडियोस आने लगे थे। अप्रैल अटेम्प्ट स्ट्रेटजी, एडवांस स्ट्रेटजी, ठीक है, जबकि हमारे एग्ज़ाम्स बाकी थे। चलो मुझे वैसे खुशी हो रही थी कि चलो आधा से ज़्यादा बच्चा इसी में अपना टाइम वेस्ट कर लेगा। तो अब उन वीडियोस को देखेंगे, बट उनको देखने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स स्ट्रेटजी से ज़्यादा वो लोग अपना क्रैश कोर्स बेचते हैं। अगर इस अटेम्प्ट से अपने लर्निंग्स की बात की जाए कि इस अटेम्प्ट से क्या लर्न किया जा सकता है, पहली चीज़ तो ये है कि भाई अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट रखो, ठीक है। ऑफ कोर्स जो चैप्टर डिलीटेड है सिर्फ उनको छोड़ दो, बट जिन चैप्टर्स में कोई टॉपिक डिलीट है उनको मत छोड़ो, ठीक है। लाइक देख ही सकते हैं हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से, और प्यूरिफिकेशन से भी क्वेश्चन आया था, कहीं मेंशन ही नहीं है प्यूरिफिकेशन। सेकंड, एनसीईआरटी को करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये एपेटाइट फैमिली क्या होता है ये तो एनसीईआरटी से ही पता चलेगा ना, इसके चक्कर में मेरा एक क्वेश्चन चला गया। दूसरा, मैथ्स उतनी भी टफ नहीं आती है, ठीक है। मैथ्स मतलब जैसा हम लोग एक फोमो क्रिएट होता है कि मैथ ऐसा है, मैथ वैसा है, भाई अगर तुमने चैप्टर ही नहीं पढ़ा तो तुम्हारे लिए तो सब हार्ड है। लाइक मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा बचा हुआ था, मैं तो उसको देख के ही मैं छोड़ देता था। बट जब मैं सॉल्यूशंस देख रहा था, मतलब कोई सा भी, तो मैं देखा कि यार डायरेक्ट सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस, अगर मैं उसको एक बार भी कर लिया होता एंड वो रिवाइज़ कर लिया होता तो वो चीज़ें बन जाती, ठीक है। चलो अब देखते हैं 12 फरवरी को क्या रिजल्ट आता है, क्या परसेंटाइल आती है। स्कोर से तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है कितने स्कोर लाओ, इट डिपेंड्स ऑन द शिफ्ट, इट इज़ द गेम ऑफ परसेंटाइल, ठीक है। और एक तो यार मेरा एग्ज़ाम भी नहीं हुआ था और लोगों के फ़ोन्स आने स्टार्ट हो गए थे कि हाँ भाई कैसा गया एग्ज़ाम, कितने क्वेश्चंस बनाए, निकल जाएगा ना इस बार। एक्चुअली सबको तो वही लग रहा था ना कि 24 को एग्ज़ाम खत्म हो गया है ना, 22, 23, 24, तो 25 तारीख को सबके फ़ोन आ रहे थे, ठीक है। और मैं सबको बोल रहा था नहीं 29 को एग्ज़ाम है, लास्ट शिफ्ट। होपफुली आज किसी का फ़ोन नहीं आया, ठीक है। अच्छा है, डायरेक्टली सीधा 12 फरवरी को कॉल्स आएंगे। बट सच बोलो तो आई डोंट केयर कि कौन क्या बोलता है, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप उसके बारे में सोचोगे आपका खुद का ही नुकसान होगा, ठीक है। आपका ही 1-2 दिन बर्बाद हो जाएगा इस सब चक्करों में, ठीक है। एंड इट इज़ द यू विल फेस दिस जर्नी, ठीक है। चाहे आपका बेस्ट रिजल्ट आए तो भी आप ही होगे जो सेलिब्रेट करोगे, और आपका अगर वर्स्ट रिजल्ट आए तो आप ही होगे जिसे टेंशन हो। अदर पीपल विल जस्ट लाफ और बी जेलस, ठीक है। सो
अभी 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 बाय द वे मैंने ऐसा कोई सच प्लानर नहीं बनाया है, मतलब प्लानर तो मुझे बनाना ही नहीं है, मुझे जस्ट देखना है कि भाई करना क्या है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने कवर कर चुका हूँ, बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे कवर करनी है, स्पेशली एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज़ मैंने जस्ट 3 ईयर्स के ही किए थे, और उससे ज़्यादा मुझे अब कवर करना है। साथ ही जो चैप्टर्स एडवांस के लिए डिलीटेड हैं, उनको भी कवर करना है। अभी लिटरली जितने भी एस्पिरेंट्स को आप देखोगे, जो एस्पिरेंट्स सब यही बोलेंगे कि जनवरी तो मॉक था, अप्रैल में तो 99 लेकर के आ जाएंगे। भाई ऐसे क्यों बोलते हो? एक तो अप्रैल अटेम्प्ट में ऑलरेडी इतना ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है? स्पेशली जो 12th वाले हैं उनको लगता है ना कि अप्रैल अटेम्प्ट में बहुत ही अच्छा कर लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बट एक्चुअली होता क्या है कि अप्रैल अटेम्प्ट में जनवरी से कम ही मार्क्स आते हैं, पता नहीं क्यों, बट कम हो जाते हैं मार्क्स। हाँ, वो बात अलग है, और परसेंटाइल भी कम हो जाती है, ठीक है? इवन अगर तुम ज़्यादा भी स्कोर कर लो तो भी परसेंटाइल पे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज अप्रैल में ना हर कोई प्रिपेयर्ड होता है, स्पेशली ड्रॉपर्स। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं बस इन जनरल बता रहा हूँ कि क्या होता है, बाकी तुम्हारे ऊपर है। और अभी सोशल मीडिया पे स्पेशली इंस्टाग्राम पे वो वाले रील्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं कि व्हाट इफ़ माय ओल्ड क्या था, व्हाट इफ़ माय ओल्ड स्टडी स्किल्स आर बैक, आई वाज टॉपर इन माय स्कूल बट नाउ आई एम इन माय वर्स्ट फेज, दिस कम बैक इज़ पर्सनल, माय बेस्ट एकेडमिक कम बैक। इस टाइप के रील्स, आई थिंक तुम समझ गए होगे ना मैं किस रील्स की बात कर रहा हूँ। एंड आई एम रियली शॉक्ड कि इन रील्स से हर कोई क्यों रिलेट कर पा रहा है। मतलब मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे जितने भी पढ़ने वाले बच्चे थे ना, सब इंस्टाग्राम पे चले गए हैं और सब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो जेईई मेंस में परसेंटाइल क्यों इतनी कम होती जा रही है? ये कंपटीशन कहाँ से आ रहा है? बट ब्रो, रियलिटी ये है कि अगर इतने सारे सेटबैक्स और फेलियर्स के बाद भी तुम्हारा ईगो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ तो कमबैक भूल जाओ, ठीक है? लाइक अभी भी अगर तुम्हारे अंदर ये ईगो है कि हाँ मैं ऐसा था, मैं वैसा था, ठीक है, मैं तो बस है ना अभी डिस्ट्रैक्ट हूँ, कन्फ्यूज़्ड हूँ, डिप्रेस्ड हूँ, इसलिए ऐसा हो रहा है, नहीं तो मैं तो 99 AR1 ला सकता हूँ, ठीक है? अगर इस मेंटेलिटी के तुम हो देन भूल जाओ कमबैक, ठीक है? खुद को चेंज करने के लिए ना सबसे पहले ज़रूरी होता है एक्सेप्ट योर सेल्फ हु यू आर। एंड रियलिटी ये है, रियलिटी तुम्हें पता है कि तुम इस वक्त कैसे हो, ठीक है? एंड मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं खुद भी ऐसा ही सोचता था, बट नाउ आई रियलाइज्ड, ठीक है, कि इट डजेंट मैटर, ठीक है, पास्ट में आप कैसे थे। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोल रहा कि वो सारे जो चीज़ें हैं बचपन में जो तुमने अचीव किया वो सब फालतू हैं। दे आर ऑफ कोर्स योर एक काइंड ऑफ बैक सपोर्ट की तरह वो काम करते हैं, ठीक है? लाइक अभी जो भी तुम डिसीजन ले रहे हो या अभी अगर तुम खुद को कॉन्फिडेंट रख पा रहे हो तो उन्हीं सब चीज़ों के बदौलत, ठीक है? उन्हीं सब चीज़ों को याद करके, उन्हीं मोमेंट्स को याद करके। बट उन्हीं को पकड़ के बैठे रहना कि यही मेरी आइडेंटिटी है, मैं तो ऐसा ही था इसलिए मैं अभी भी ऐसा हूँ, दैट इज़ रॉन्ग यार, ठीक है? नया टाइम है, नए लोग हैं, इट इज़ द टाइम टू मेक अ न्यू आइडेंटिटी। सो अपनी पुरानी आइडेंटिटी को भूल जाओ और एक नई आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करो, ठीक है? सो डैट इज़ इट फॉर टुडे। हैप्पी वसंत पंचमी एंड प्रे फॉर मी कि मैं वापस से इन प्लानर्स के कन्फ्यूज़न में नहीं फंसूँ, ठीक है? मेरा जो मैक्सिमम टाइम है वो कन्फ्यूज़न, ओवर थिंकिंग इन्हीं में चला जाता है, और इन चीज़ों को तो कोई डिस्ट्रैक्शन मानता ही नहीं। हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन का एक ही मतलब है, वो है सोशल मीडिया। मेरा भी था, मेरा भी सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन है वो इंस्टाग्राम था। मैंने उसको कंट्रोल किया, इंस्टाग्राम को। फिर पता चला कि नहीं, इंस्टाग्राम नहीं, इंस्टाग्राम लाइट मेरा डिस्ट्रैक्शन हो गया। इंस्टाग्राम लाइट को अनइंस्टॉल किया तो क्रोम पे इंस्टाग्राम चलाने लगा। जब वहाँ पर कंट्रोल किया, मतलब कंप्लीटली इंस्टाग्राम को कंट्रोल कर लिया, तब पता चलता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो यूट्यूब है। एंड जब मैंने पूरे इन मोबाइल से रिलेटेड डिस्ट्रैक्शंस को भी कंट्रोल कर लिया, तब मुझे पता चलता है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो डिस्ट्रैक्शन था ही नहीं, डिस्ट्रैक्शन तो मेरा डेली रूटीन है, माई डेली शेड्यूल। ना सोने का टाइम फिक्स है, ना उठने का टाइम फिक्स है। जब इनको भी मैंने फ़िक्स कर लिया, जब मैंने डेली रूटीन को भी फ़िक्स कर लिया, तब मुझे पता चलता है कि नहीं, टाइम मैनेजमेंट ही नहीं है यार। पढ़ने बैठते हैं, ओवर थिंकिंग, डे ड्रीमिंग, एंग्जाइटी। चलो जब इनको भी कंट्रोल कर लिया तब पता चलता है कि यार मेरे अंदर तो प्रोडक्टिविटी ही नहीं है। मतलब 1 घंटे में मैंने 1 चैप्टर का नोट्स भी रिवाइज़ नहीं किया है। मतलब लिटरली यार हम लोग ना डिस्ट्रैक्शन से घिरे हुए हैं। देयर आर इनफाइनाइट काइंड्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, एंड कुछ डिस्ट्रैक्शन के तो मैंने अभी नाम ही नहीं ले सकता, समझ गए होगे। बट इन सब चीज़ों को कोई समझने वाला है नहीं, ठीक है? अगर तुम किसी को ये चीज़ें बताओगे तो दे विल से कि एक्सक्यूज़ बना रहा है, झूठ बोल रहा है ना? ये तो है ही, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कामचोर, ठीक है? तुमने कामचोरी की है भाई। खैर इन चीज़ों पे किसी और दिन बात करेंगे। बाय बाय। आज आप लोग जिन जिन का एग्ज़ाम था आराम से रेस्ट लो, मैं भी रेस्ट करूँगा, एंड कल से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है? हाँ, भले ही मैंने बोला 1 हफ़्ते का रेस्ट, बट 1 हफ़्ते का रेस्ट मत लो, क्योंकि जो कंटिन्यूटी अभी बनी है एग्ज़ाम के कारण, ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर ये ब्रेक हो गई तो वापस से वही साइकिल स्टार्ट हो जाएगा जो पहले था। सो बाय।